इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 हमारे इतिहास पाठ 6 बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। पाठ 6 में हम पढ़ेंगे बुनकर जो कपड़ा बनाते थे, धागा बनाते थे, रुई इकट्ठा करते थे, रुई बनाते थे और लोहा गलाकर उसको कैसे हथियार बनता था, कैसे सामान बनता था, कैसे पटरियां बनती थी, कैसे फैक्ट्रियां बनती थी, इसके बारे में और फैक्ट्री मालिकों के बारे में जानेंगे। तो पार्ट 6 में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू कर देते हैं, क्योंकि समय गंवाने से क्या कुछ फायदा तो है नहीं। ये देखो, ये चित्र, ये समुद्री व्यापार है। और ध्यान से देखोगे कि रामायण जब देख रहे थे तो उसमें भी ऐसा ही परकोटा दिखाया गया है। ठीक है, ये समुद्र, ऐसे ही व्यापार चलता था। पहले का जहाज, ये दुपट्टा जैसा कपड़ा दिख रहा है ना, इस कपड़े पर हवा का जब प्रेशर आता था उसी तरफ नाव जाएगा और वैसे ही घुमाया जाता था जिस तरफ जाना है, ऐसे चलती थी नाव। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज, और सूरत आज के गुजरात में स्थित है, जो सबसे बड़ा व्यापारिक एरिया है। सूरत व्यापारिक एरिया कहाँ? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, उधर से चले रामेश्वरम तक, फिर से आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका, तेलंगाना का तटीय इलाका, असम का तटीय इलाका, बंगाल का, बांग्लादेश का तटीय इलाका, ये सब व्यापार करने का मुख्य मार्ग है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक था, और सूरत सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक था, अभी भी है। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआती से ही, और 17वीं सदी का जब शुरुआत हुआ था उसी समय से डच जहाज बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व इतना गिरने लगा। 18वीं सदी में अब जानना है ये बात कि बंदरगाह का महत्व कैसे गिरने लगा। जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो हमें बंदरगाह के मतलब नहीं पता था। करीबन मैं 6 और 7 क्लास में था, तो वहां पे हमको बंदरगाह का मतलब नहीं पता था। सेम केस ये भी था मेरे पापा का भी। जब मेरे पापा 4थी क्लास में थे, वो आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 30 साल, करीबन 30 साल पहले, तो उनसे जब मास्टर जी पूछे, अच्छा बंदरगाह का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मेरे पापा से पूछा गया, तो मेरे पापा जी उठे और बोले, जहां पर बंदरों को कस कर गाहा जाता है, मतलब जहां पर बंदरों को कस कर पीटा जाता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। मास्टर जी, गुरु जी ने आए, बुलाए और इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे कि हाथ पैर सब फाड़ दिए, मारकर फाड़ दिए। फिर अगले दिन पूछे, फिर नहीं बताने के बाद फिर मारे। फिर तीसरे दिन बताए कि बंदरगाह का मतलब होता है जहां पे हम नाव को उतारते हैं, नाव पानी वाला जहाज जहां पे आकर रुकता है, जहां से व्यापार का सामान उसमें भरा जाता है, उसको बंदरगाह बोलते हैं। और हमने जवाब दिया था, जहां बंदरों को गांव होता है, बंदरों का गांव, उसे बंदरगाह बोलते हैं। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा और इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगी की दशा क्या थी। सबसे पहले मैं बता दूं, इस अध्याय में कपड़ा, तो कपड़ा कैसे बनाएंगे उसका मालूम चलेगा, लोहे का क्या बनता था, और इस्पात मतलब आज का स्टील से क्या बनता था। इन दोनों उद्योगों के बारे में जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि रतन लाल टाटा जी का जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी अभी है, उसको कब शुरू हुआ और कब से वो हिंदुस्तान में बढ़ना चालू हुआ, और सबसे पहले रतन जी टाटा का शुरुआत कौन किया था। ठीक है,
आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग जितने थे बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन? लोहे का सामान बनाना, इस लोहा और इस्पात का सामान और कपड़ा का सामान। ठीक है। सूती कपड़े के मशीनी उत्पाद ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन दुनिया का कारखाना के नाम से उसको जानने लगे लोग। कारखाना मतलब कार को खाने वाला एरिया नहीं, कारखाना जहां पर फैक्ट्री होते हैं, फैक्ट्री वाले एरिया को कारखाना बोलते हैं। और कारपेंटर का मतलब होता है कारपेंट करने वाला नहीं, बोर्ड बनाने वाला और लकड़ी का कुछ ढांचा बनाने वाले को, उसको भी कारपेंटर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में बढ़ई बोलते हैं। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग में पनपने लगा तो इसको कारखाने का नाम दे दिया गया। दुनिया का कारखाना कहने चालू हो गया, लोग कहने लगे कि ये दुनिया का कारखाना है। ब्रिटेन ने औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। और इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 में जरूर पढ़ा है, जरूर क्या पढ़ा ही है, कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा किया, कैसे आए और कैसे एक ऑफिसर से वहां का नवाब बन बैठे। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। जो खरीदेगी वहां पे ले जाकर बेच देगी, कुछ अपना चार्जेस लगाकर, मुनाफा कमाने के लिए कुछ अपना, जैसे में ले गए यातायात किए तो यातायात का जो चार्ज है उसका खर्चा लगाकर बेच देते थे और अपना मुनाफा कुछ रखकर। इस क्रिया और बिक्रिया से उसे भारी मुनाफा होता था और इसे खरीद और बिक्री से बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपना औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। और जैसे जैसे वहां पर कंपनी फैक्ट्री का काम बढ़ा, उत्पाद बढ़ा, तो वहां के मालिक भारत को ही बड़े बाजार, विशाल बाजार के रूप में देखने लगे थे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगे और वैसे ही ब्रिटेन में जो बनता था भारत आ जाता था। जैसे में यहां से गया और उसी जहाज पर वापस आ गया, दोनों का खर्चा बच गया। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किसी तरह के असर पड़े, मतलब वहां बहुत ज्यादा असर पड़ा जब वहां के सामान यहाँ पर आए। जैसे में यहाँ बताया जा रहा है, इससे भारतीय शिल्पों मतलब निकासी करने वाले जो पत्थर पर निकासी करते थे, मिट्टी का हांडा बनाते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, चाहे बहुत सारे खिलौने बनाते थे और चाहे कपड़ा का डिजाइनिंग बनाते थे उस समय, तो उन लोगों पर भी बहुत असर पड़ा। उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े और यहाँ के उद्योग पर किस तरह का असर पड़े, प्रस्तुतः अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि कैसे क्या हुआ। पहला टॉपिक, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालते हैं। ठीक है। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया के कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे और भारत कपड़ा बनाने में सबसे ज्यादा मशहूर था, क्योंकि इतना बारीक और इतना बढ़िया गुण
अच्छा सामान दूसरा कुछ कोई नहीं बना पाता था। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों ने हुनर की यादें अंग्रेजों और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। और जो भी होता था, जो भी हुनर था, आज भी कहीं ना कहीं उसको लिखा गया है। अंग्रेजों की याद जो है हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है। आज भी गांव में कोई जाता होगा तो पूछना कि जब अंग्रेज आते थे तो आप लोग क्या करते थे। कि अभी भी जिसके दादाजी जिंदा होंगे उनको पता होगा कि कैसे अंग्रेज आकर यहाँ पर कब्जा और शासन चलाते थे। जिनका जन्म 1950 के पहले का हुआ है और जिनके दादाजी का उम्र 80 प्लस होगा, वो बता सकते हैं। ऐसे शब्दों की जोड़ को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बहुत बड़ा मजेदार है। और ऐसे शब्दों को ढूंढना, जड़ों को ढूंढना और उनका अर्थ जानना बहुत मजेदार चीज है। जैसे मैं ये बुक पढ़ना सबसे अच्छा लगता है। पटो बुनाई 19वीं सदी के मध्य में इसको पटोला बुनाई बोलते थे। क्या? पटोला बुनाई। पटोला बुनाई सूरत, अहमदनगर, जिसको अहमदनगर बोलते हैं अब, नहीं अहमदनगर नहीं, अहमदाबाद है, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहां यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गया था। और जो वहां का स्थानीय लोग थे वो अपने परंपरा के रूप से इसको बनाते थे, परंपरागत। शब्दों में इतिहास छिपा है, शब्दों में इतिहास छिपा है। सही बात है, शब्दों में इतिहास छिपा है, क्योंकि इतिहास को जो जानता है वही शब्दों से इतिहास निकाल सकता है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा गया। और सबसे बारीक जो कपड़ा था यूरोपीय व्यापारियों का भारत में कहां पर आया? मौजूदा इराक क्षेत्र में आया था। इराक भी भारत में ही है। अभी भी इराक में हम लोग का बहुत बड़ा सेना दल वहां पर रहता है। तो वहां के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा गया था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन मतलब मलमल कहने लगे। मलमल मतलब मुलायम कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। कहां पे? केरल के कालीकट में डेरा अपना डाल दिया, अड्डा बना लिया, जहां से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे और कालीकट को कैलिको का नाम पड़ गया। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। कैलिको ड्रेस, कैलिको क्लॉथ मतलब कैलिको कपड़ा, कैलिको सूती का कपड़ा, कैलिको सामान, इसी तरह के नाम से बोलने लगे। भारत बाद में पहले कैलिको आता था। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहती है। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदिसों के पास भेजा था। वो नीचे है चित्र 3। अब कौन सा पत्र है ये देख लो, यही पत्र है।
थोड़ा सा ये ब्लर ही है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं थोड़ा सा भी बुक में साफ होता ना तो मैं इसको दिखा देता। बही के मुताबिक, किसके मुताबिक? बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। कितना? 5,89,000, 5,89,000 थानों का। एक कपड़े के दुकान में जाना तो तुमको अलग अलग थान मिलेगा, तो वही वैसे ही थान 5,89,000 का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटे तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है, और 98 प्रकार का रेशम का कपड़ा, सूती का कपड़ा का जिक्र उसमें है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुडस कहते थे। क्या कहते थे? पीस गुडस कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। 20 गज लंबा मतलब 20 डेग। लात का तुम डेग पैर रखते हो ना एकदम पूरा फैला कर, वो 1 गज होता है जितना हम चलते हैं स्टेप, एक स्टेप, और 1 स्टेप चौला। ठीक है, तो चौलाई कितना होता है? करीबन 3.5 फीट होता है, 3 या 4। ठीक है, और वैसे ही जितना इसका चौलाई हो गया उससे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना लंबा थान था। ठीक, ये लिखा गया है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत साफ नहीं है। इसका चित्र 3 बता देता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730। गौर से देखे कि बही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में है, और एक एक चीज की कीमत बताई जा रही है। $6,000 ऐसे ही कुछ है, $6,000, $3,000, $500। ठीक है, चीजों की कीमत लंदन में तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय लगता था। कैसे? 6 से 8 महीना जाने में और 6 से 8 महीना आने में, तो 8 दूनी 16 महीना इस तरह हो गया, तो 12 दूना 24 महीना मिलता है हम लोग को। ठीक, तो 24 16 हो गया, 4 इधर 4, तो 8 महीने उसको बनाने में लग जाएंगे। 8 महीने वो लोग अपने घर रह जाते थे, इसलिए 2 साल का वक्त लगता था। लेकिन जब नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया, जहाज में जब मोटर लग गया, तो हिंदुस्तान आने में 3 सप्ताह का वक्त लगता था, केवल 3 सप्ताह। वापस भिजवाने में इतना समय। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। और बेचो नहीं, नीलाम कर दो एक बार। हाँ भाई, बोली लगाओ और ले जाओ। ठीक है, तो ऐसे व्यापार होता था। देखिए पहले का कपड़ा का बुनाई कैसा था, एकदम महीन महीन। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उसमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंटज या कोसा, इसको चाहे उसको बोलते हैं खस्सा, क्या खस्सा, सिंटज, कोसा या खस्सा और बिंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंटज शब्द कहां से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छिंट शब्द से निकला है। किससे? छिंट शब्द से। हमारे यहाँ छिंट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता था, और छोटे छापे के जो कपड़ा होता था, कपड़ा पे मुहर लगता है जब तब ना रंगीन दिखता है, तो उसको छिंट बोलते थे। तो ये लोग क्या कर दिए? सिंटज कर दिए उसको।
1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशों और सूती रेशों और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। और वहां के अमीर लोग तो छोड़ दो, वहां की महारानी भी भारतीय कपड़े को, जो उनका परिधान बनता था, तो भारतीय कपड़े से बने कपड़ा ही पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। यहाँ पर गुलबंद बोलते थे, जो गला में हम लोग लपेट कर रखते थे, कॉलर। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द, देखो कितनी अच्छी निकासी है ना, एकदम बहुत अच्छा निकासी है उस समय का, से निकला है। ऊपर का चित्र नहीं बताया ना, ये कपड़ा देख लो, कपड़ा दिख गया। इसके बाद से मैं नीचे बता दूं, जमदानी बुनाई, इसको बोलते थे जमदानी बुनाई। 20वीं सदी की शुरुआत में जमदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था, मतलब बहुत मुलायम कपड़ा, जिस पर करघे से सजावटी चिन्ह बनाए जाते थे। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका जगह संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ, जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। लखनऊ संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश के लखनऊ एरिया और बंगाल का ढाका जमदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। बुक पढ़ रहे हैं, बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये कपड़ा देख लो, इसका बारे में बता दूं। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े का छपाई छिंट, उसी को छिंट बोलते हैं। 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छिंट का यह बढ़िया उदाहरण है। इसी श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे, जिन्हें बांधने और रंगसाजी और विधियों से ही बनाया जाता था। उसे बांधकर और अलग अलग रंगसाजी करके ही उसको, मतलब रंग को मुहर लगा कर उसको बनाते थे। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिया जाता है, और जहां से वो कपड़ा बनता है उसी जगह का नाम के अनुसार ही उस कपड़े का नाम लिया जाता है। जैसे में कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, ओडिशा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। इससे ये मालूम चल जाता है हमें। ये देखो 6 नंबर चित्र 6, बंडाना डिजाइन, इसी को बोलते हैं बंडाना डिजाइन। 20वीं सदी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर, इसी देखो कपड़े के बीच से लकीर गई है। लकीर आप जानते हैं कि यह क्या है? हाँ, बंडाना डिजाइन है। दरअसल इस ओढ़नी में दो भाग कर रंगे गए हैं, मतलब 2 प्रकार से 2 भाग करके इसको रंगे गए हैं। ठीक,
टाई एंड डाई, रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है और दोनों कपड़े को एक दूसरे में सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे और बंडाना डिजाइन हमेशा गुजरात और राजस्थान में ही बनता था, क्योंकि ये रजवाड़ा स्टाइल है, रजवाड़ा डिजाइन है, इसलिए वहीं पर मिलता है, वहीं पर बनता है। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, क्या यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा गया और कितना फला फूला। इसके पहले ये मीनिंग जान ले। शिपनिंग जैनी, एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। जब पहिया घूमता था तो सारा मशीन अपने आप चलने लगता था। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छिंट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था और उसको भी कैलिको अधिनियम के नाम से जाना गया, जो 1720 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पाबंदी लगाया गया कि भारत के कपड़ा और ब्रिटेन में इंग्लैंड में अब नहीं लाए जाएंगे। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा, जो अंग्रेजी कपड़ा था, उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे बड़े कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया और इंग्लैंड ने कैलिको छपाई का जो काम था, उद्योग था, फैक्ट्री था, उसको अपने संरक्षण में उसको विकसित किया। अब सफेद मलमल और बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे और जितने भी कपड़े अब बन रहे थे सब इंग्लैंड में बन रहे थे और इंग्लैंड के ही रीति रिवाज के अनुसार वहां पर कपड़े छापते थे और जो डिजाइन यहाँ से भारत से लेकर गए थे वैसे ही डिजाइन वहां पर छापकर बनाने लगे। इसी पे हमारे मोदी जी, आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत का उद्योग चलाया, स्टार्टअप चलाया, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। ऐसे में हर एक काम में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्सटाइल तक जितने भी कारखाने हैं, चाहे शिक्षक गण है, चाहे धार्मिक प्रांत है, सब में आत्मनिर्भरता होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत 2014 में हुआ था, जब मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, हिंदुस्तान के, भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अभी भी वही है। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने शिपनिंग जैनी का आविष्कार किया, जिसे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई और इसका आविष्कार किया गया था। किसका? कि एक साथ में कई कामों को किया जा सकता है। मशीन का आविष्कार हुआ था। 1786 में रिचर्ड कर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कर दिया, जो पानी के भाप से चलता था। आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया
और सूती कपड़ा का जो बुनाई था उसे बहुत तेजी से होने लगा जब मशीन का आविष्कार हो गया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़ा का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रांस, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया और वहां पर कपड़ा बनाकर कौन कौन लोग, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय देश बहुत ज्यादा रुपया कमाया, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया कपड़ा बेचकर और कंपनी बनाकर। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी, चांदी देकर कपड़ा खरीदती थी। लेकिन आज भी चांदी हिंदुस्तान में जल्दी देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब कीमत तो बहुत कम है। पहले की चांदी की कीमत सोना जैसा था। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रहती। अध्याय 2 में ऐसा हम लोगों ने पढ़ चुका है। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब नवाब बन गई भारत में, भारत के कलकत्ता में, तो वहां से ही वो कर उसला, राजस्व कर, और उसी से कपड़ा खरीदकर उधर जाकर बेच देती थी और उससे भारी मुनाफा इसको होता था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर बसा है, क्या है ये तो नहीं पता। चित्र 7, कोचिंग स्थित डिच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य। 17वीं सदी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचिंग में डिच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। अब ये बस्ती के चारों तरफ किलेबंदी को देखो, किलेबंदी करवा दिया गया था कि कोई इसमें घुसेगा नहीं बिना इजाजत का। ठीक है, और ये डच लोगों का है, वहां का इन लोगों का बस्ती। हम बुक पढ़ रहे थे, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस भाग में यहीं तक है। अगले भाग में इसके आगे की जानकारी दी जाएगी। अगले भाग में इसके बारे में पढ़ना। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।